कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक पेड़ पर टंगी होती है। अचानक उसके पास एक अंधा डायनासोर आ जाता है। वो उसे देख तो नहीं पाता, मगर उसी लम्हे लड़की नीचे गिर जाती है। उसकी आवाज सुनकर डायनासोर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लड़की जान बचाकर पानी में छुप जाती है, लेकिन डायनासोर वहाँ भी पहुँच जाता है। अब इस लड़की के साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए हमें कहानी में जरा पीछे जाना पड़ेगा। ये वो दौर है जहाँ इंसान और डायनासोर एक साथ रहते हैं। अब हालात ये हैं कि डायनासोर सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि इंसानों के साथ ही रहने लगे हैं। लेकिन इंसान और डायनासोर के साथ रहने का सपना अभी भी अधूरा है। दोनों के बीच डर, दूरी और टकराव लगातार बढ़ता जा रहा होता है। जहाँ जहाँ डायनासोर पहुँचते हैं, वहाँ वहाँ ब्लैक मार्केट भी तेजी से बढ़ने लगता है। लोग इन्हें पकड़ने, बेचने और इस्तेमाल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। गैर कानूनी शिकार इतना बढ़ जाता है कि स्थिति कंट्रोल से बाहर जाने लगती है। इस पूरे मामले को संभालने के लिए अमेरिका की सरकार एक बड़ी साइंटिफिक कंपनी को डायनासोर से जुड़ा पूरा कंट्रोल दे देती है। ये कंपनी जेनेटिक्स और बायो रिसर्च में काफी मशहूर होती है और इसका सीईओ लुइस डॉसन इटली के पहाड़ी इलाके में एक खास डायनासोर सैंक्चुअरी बनाता है। उनका कहना होता है कि डायनासोर के पुराने इम्यून सिस्टम से वो ऐसी दवाइयां बना सकते हैं जो इंसानियत के लिए बहुत फायदेमंद होंगी। लेकिन जनता को उनकी बात पर पूरा भरोसा नहीं होता। लोगों को शक होता है कि ये सब एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट है। और फिर कहानी में असली ट्विस्ट आता है जब डॉसन और उसकी टीम का साइंटिस्ट वो चुपके से एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। वो डायनासोर के डीएनए का इस्तेमाल करके एक नई चीज बनाते हैं। वो खास तरह के टिड्डे तैयार करते हैं, लेकिन ये आम टिड्डे नहीं होते। ये आकार में बहुत बड़े, तेजी से बढ़ने वाले और जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं। कंपनी चुपके से इन टिड्डों को आसपास के खेतों में छोड़ देती है और ये फसलें बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खेल छुपा होता है। ये टिड्डे सिर्फ आम फसलों को ही खाते हैं, जबकि उसी कंपनी के बनाए हुए बीजों को ये बिल्कुल नहीं छेड़ते। यानी सीधा सा प्लान है, दुनिया की बाकी सारी फसलें खत्म करो और फिर लोगों को मजबूर करो कि वो सिर्फ उसी कंपनी के बीज खरीदें। कुक का असली मकसद यही होता है, पूरी दुनिया के फूड सिस्टम पर कब्जा करना। भले ही इसके चक्कर में लाखों लोग भूखे मर जाएं, लेकिन उसके लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं होती। अब जैसे ही ये बैकग्राउंड सेट होता है, जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन की असली कहानी शुरू होती है। कहानी को समझने के लिए इसे दो हिस्सों में दिखाया जाता है और पहले हम बात करते हैं मेन कैरेक्टर्स की। एक रात एली और उसके साथी चुपके से एक गैर कानूनी डायनासोर ब्रीडिंग फार्म में घुसते हैं। वो वहाँ हो रही हर चीज रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और साथ ही एक छोटे डायनासोर को बचाने की कोशिश करते हैं जिसे कैद करके रखा गया होता है। बाहर खड़ा उनका साथी ये सब देखकर खुद को रोक नहीं पाता और अंदर मदद के लिए आ जाता है, लेकिन उनकी ये हरकत जल्दी ही पकड़ी जाती है और फिर जान बचाने के लिए वो गाड़ी लेकर सीधे डायनासोर वाले इलाके में भागते हैं। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि उनकी जान खतरे में आ जाती है, लेकिन तभी एक ट्राइसेराटॉप्स उनकी मदद करता है और किसी तरह वो वहाँ से बच निकलते हैं। इस खतरनाक मिशन के बाद उनका साथी साफ कह देता है कि वो अब ये काम नहीं करेगा। एली का मकसद तो सही था, वो डायनासोर को बचाना चाहती थी, लेकिन ये रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक था। अब कहानी शिफ्ट होती है हमारे मेन हीरो ओवेन पर। वो एली और क्लोन लड़की मैजी के साथ एक शांत से जंगल इलाके में छुपकर रह रहा होता है। वहाँ उनके साथ कुछ और लोग भी होते हैं और सब मिलकर एक साधारण जिंदगी जी रहे होते हैं, जैसे लकड़ी काटना या डायनासोर का ख्याल रखना। लेकिन उन्होंने ये जगह क्यों चुनी? क्योंकि मैजी अब एक बहुत बड़ी वजह बन चुकी है। वो एक क्लोन है और उसके अंदर ऐसी खासियतें हैं जो साइंस के लिए बहुत कीमती हैं। इसी वजह से कई लोग उसे पकड़ना चाहते हैं। लेकिन मैजी अब बड़ी हो रही होती है और अपनी आजादी चाहती है। इसी बात को लेकर उसका ओवेन से अक्सर झगड़ा होता रहता है और जहाँ ओवेन है वहाँ ब्लू रैप्टर का होना तो तय है। लेकिन इस बार एक फर्क है, ब्लू अब अकेली नहीं है, उसके साथ उसका छोटा बच्चा भी है। माँ बनने के बाद ब्लू का स्वभाव और ज्यादा आक्रामक हो चुका होता है। वो अपने बच्चे को लेकर बहुत सतर्क रहती है। लेकिन फिर एक दिन कुछ लालची शिकारी एक खतरनाक जाल बिछाते हैं और ब्लू के बच्चे को पकड़ लेते हैं। उसी वक्त बाहर गई हुई मैजी भी उनके हाथ लग जाती है। यानी अब दोनों को एक साथ किडनैप कर लिया जाता है। ओवेन को जब ये पता चलता है, वो तुरंत उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वाले ज्यादा होते हैं। उनके पास गाड़ियां और हथियार होते हैं और ओवेन कुछ नहीं कर पाता, बस उन्हें ले जाते हुए देखता रह जाता है। फिर वो तुरंत वापस जाकर जरूरी सामान उठाता है और एली के साथ मिलकर उन्हें बचाने निकलने का प्लान बनाता है। लेकिन जैसे ही वो निकलने लगते हैं, गुस्से से भरी ब्लू उनका रास्ता रोक लेती है। ओवेन उसे वादा करता है कि वो उसके बच्चे को वापस लाएगा, लेकिन ब्लू का गुस्सा शांत नहीं होता। वो उसके हाथ पर निशान छोड़ देती है, जैसे एक चेतावनी दे रही हो कि अगर उसका बच्चा वापस नहीं आया तो अंजाम बुरा होगा। ओवेन और एली अपने पुराने दोस्त बैरी से मिलते हैं, जो अब एक सरकारी एजेंट बन चुका होता है और गैर कानूनी डायनासोर ट्रेड को पकड़ने का काम करता है। बैरी की मदद से वो दोनों एक छुपे हुए डायनासोर ब्लैक मार्केट में पहुंचते हैं, जहां वो गुप्त जांच शुरू करते हैं। ये जगह किसी नर्क से कम नहीं होती, हर तरफ अजीब नजारे। कहीं डायनासोर की लड़ाई करवाई जा रही होती है, कहीं उनका सौदा हो रहा होता है और हैरानी की बात ये कि कुछ जगहों पर तो डायनासोर का मांस तक पकाया जा रहा होता है। बैरी उन्हें चेतावनी देता है कि यहाँ हर तरह के खतरनाक लोग मौजूद हैं,
इसलिए हर कदम सोच समझकर रखना होगा। इसी दौरान एली वॉशरूम में एक महिला से मिलती है। बातचीत के दौरान एली खुद को रोक नहीं पाती और मैजी की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछती है। चौंकाने वाली बात ये निकलती है कि वही महिला उस टीम का हिस्सा थी जिसने ब्लू के बच्चे को ट्रांसपोर्ट किया था। वो बताती है कि उसने मैजी को भी वहाँ देखा था, लेकिन हालात इतने खराब थे कि वो ज्यादा कुछ बताने की हिम्मत नहीं कर पाती। तभी वहाँ पर शिकारी गैंग का लीडर रेन डेलाकॉर्ट अपने आदमियों के साथ पहुँचता है। वो यहाँ एक बड़ी डील करने आया होता है। क्लाइंट की डिमांड होती है कुछ खास तरह के ट्रेन किए गए रैप्टर्स जो लेजर के इशारे से अपने शिकार को पहचान कर हमला करते हैं। जैसे ही डील पूरी होने वाली होती है, अचानक एजेंट्स वहाँ रेड कर देते हैं। अफरा तफरी मच जाती है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। ओवेन आगे बढ़कर रेन का पीछा करता है और दोनों के बीच एक खतरनाक पीछा शुरू हो जाता है। पूरा ब्लैक मार्केट जंग का मैदान बन जाता है। जब रेन को कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो चालाकी से एक बड़े डायनासोर को छोड़ देता है ताकि सबका ध्यान भटक जाए, लेकिन उसका यही प्लान उसके लिए मुसीबत बन जाता है। ओवेन उसे पकड़ लेता है और जमीन पर गिराकर उससे मैजी के बारे में पूछता है, लेकिन रेन साफ कह देता है कि उसके पास मैजी नहीं है, उसे आगे किसी और को सौंप दिया गया है। वो नाम लेता है सैंटोस का, वही महिला जो इस पूरी डील के पीछे होती है। इतने में एक बड़ा खतरनाक डायनासोर अचानक आजाद हो जाता है और सीधा रेन पर हमला कर देता है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। सैंटोस हालात बिगड़ते देख अपने बॉस को खबर देती है, लेकिन तभी एली चुपके से उसके पास पहुंच जाती है। सैंटोस ज्यादा वफादार नहीं होती, थोड़े दबाव में ही सब सच उगल देती है। वो बताती है कि मैजी को बायोसिन कंपनी के पास भेज दिया गया है। उसी वक्त वो खतरनाक डायनासोर फिर से उनके पीछे पड़ जाता है और जान बचाने के लिए एली ऊपर से छलांग लगाकर एक गाड़ी में गिरती है। तभी वही महिला गाड़ी लेकर वहाँ से गुजर रही होती है। वो एली की मदद करती है और बताती है कि मैजी को बायोसिन ले जाया गया है। इतना ही नहीं, वो उन्हें वहाँ तक पहुँचाने के लिए प्लेन उड़ाने की भी पेशकश करती है। ये सुनते ही ओवेन बिना देर किए बाइक लेकर उनके पीछे निकल पड़ता है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ होता। वो ट्रेन किया हुआ रैप्टर अभी भी उनका पीछा कर रहा होता है और जैसे ही वो तीनों खतरे से बचने की आखिरी कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक उसी पल प्लेन उड़ान भरता है और वो जमीन से ऊपर उठकर किसी तरह उस मौत से बच निकलते हैं।